नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जीके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे CSIR नेट लाइफ साइंस के जून 2020 में किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं, उसको सोल्व करेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के सवाल ये आए थे और ये पिछले सवाल से कैसे डिफरेंट है, कितना हार्ड है या कितना कट ऑफ जा सकता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, यह वीडियो जो बनाया गया है CSIR नेट लाइफ साइंस क्लब के मेंबर के एसोसिएशन से बनाया गया। उन लोगों ने ही बताया है कि इस तरह का क्या क्या सवाल आया, जैसे खुशबू, संभवी, किरण, सुमरेंद्र, साजदा, सोहेब, हांसू और सारे मेंबर्स लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि उन लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है। और आइए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके का सवाल पूछे गए थे और एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। वहां भी मैंने करीब 16 सवाल के बारे में डिस्कस किया है और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करके बताया है कि कैसे वो कहाँ से सवाल पूछे गए। आइए देखते हैं SNP मार्कर बेस्ड। यह टॉपिक काफी कंसिस्टेंट और महत्वपूर्ण है और हर साल मार्कर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्कर क्या होते हैं, मार्कर का कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं, SNP होते हैं, RAPD, RFLP, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको जानकारी होता को डोमिनेंट मार्कर होते हैं SNP, तो आपको आसानी से सवाल बना सकते थे। और आपको जानना चाहिए और कौन कोडोमिनेंट मार्कर होते हैं। RAPD जो मार्कर होते हैं, रैंडम एम्प्लीफिकेशन पॉलीमॉर्फिक DNA, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज। ये जो दो मार्कर है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज और SNP, जो है कोडोमिनेंट मार्कर है। और कोडोमिनेंट कहने का क्या मतलब है कि आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म में जो जीन है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, इस मार्कर की मदद से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए इसको कोडोमिनेंट मार्कर के नाम से हम लोग जानते हैं। RFLP से काफी फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं। इसके लिए हमने वीडियो बना के रखा है। हमने 2 वीडियो बनाया है जेके बायोलॉजी क्लास में मार्कर से संबंधित, और ये मॉलिक्यूलर मार्कर के जो 4 होते हैं, RAPD, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, FLP और SNP। तो अगर आपने नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दूसरा जो सवाल एक आया था, एल्कलाइन फास्फेटेज रोल का क्या रोल है, काफी महत्वपूर्ण है और कंसिस्टेंट एल्कलाइन फास्फेटेज के सवाल पूछे जाते हैं। और इसमें क्या पूछा जाता है, मैं उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले पूछा जाता है कि एल्कलाइन फास्फेटेज का काम क्या है। तो एल्कलाइन फास्फेटेज जो है, ये फास्फेट ग्रुप को रिमूव करता है 5 प्राइम पर। ध्यान रखिएगा, 5 प्राइम पर क्या करता है, रिमूव करता है। और किस तरह के कंडीशन में काम करता है, एल्कलाइन में। अगर पीएच ज्यादा रहेगा तो अच्छी तरीके से काम करता है। तो जैसे ही अगर फास्फेट ग्रुप रिमूवल कर देते हैं तो ये वास्तव में क्लोनिंग करते हैं। जब तो क्लोनिंग करने के दौरान आप क्या करते हैं, वेक्टर्स को और जीन को, डिजायर जीन को वेक्टर के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो कभी कभी अगर आप एक एंजाइम से काटे हुए हैं तो सेल्फ लाइगेशन होता है, मतलब वेक्टर इटसेल्फ जुट जाता है, जहां पर कि आप ये जीन का इंसर्शन नहीं हो पाता है। इसी चीज को रोकने के लिए, सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए हम लोग या तो वेक्टर को एल्कलाइन फास्फेटेज से ट्रीटमेंट कर देते हैं या इंसर्ट को कर देते हैं। अगर दोनों को हम ट्रीट कर देंगे तो कभी भी हमको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। एक ही को एल्कलाइन फास्फेटेज ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसको ध्यान रखना है और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सवाल क्या पूछे जाते हैं अक्सर कि क्लोनिंग करते हैं आप जनरली यहाँ से, तो क्लोनिंग करने में डायरेक्शनल क्लोनिंग का ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डायरेक्शनल क्लोनिंग को। क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि आप वेक्टर में इंसर्ट जीन को डाल रहे हैं तो उसका डायरेक्शन सही है कि नहीं, कैसे आप चेक करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। आइए हम लोग देखते हैं सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर के। तो एक जो सवाल पूछा गया था, क्रॉस करके आपको बताना था हॉर्न के बारे में
ये जो कैरेक्टर है सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर है, उसके जीनोटाइप के आधार पर भी डिपेंड करेगा कि मान लीजिए सेम जीनोटाइप एच प्लस और एच है और यह जीनोटाइप मेल्स में होगा तो हॉर्न होगा, जबकि ये क्या होगा फीमेल में होगा तो हॉर्नलेस होगा। तो ये सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर का आपको सवाल आया था, काफी सिंपल था, आप इसको बना सकते थे। अगर आपने बनाया है तो निश्चित अपना कॉमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर हमने बनाया है। अगला जो सवाल है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड से मैपिंग करते हैं कि किस क्रोमोजोम्स पर क्या लोकेशन होता है जीन का। तो ये काफी कॉमन सवाल है, काफी सिंपल सवाल है और यह सवाल जीन मैपिंग में 2 पॉइंट से अक्सर पूछा जाता है। या तो डिलीशन मैपिंग से सवाल लोग पूछते हैं या सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से मेथड से सवाल पूछते हैं। पूछने का एक ही उद्देश्य होता है कि जीन का मैपिंग करना है कि जीन किस क्रोमोजोम्स पर लोकेशन है। मान लीजिए देखिए हम लोग सरल भाषा में इसको बोल रहे हैं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन का जो वीडियो है जेके बायोलॉजी क्लास में आप देख सकते हैं। और इसको कैसे करते हैं हम लोग कि 3 हाइब्रिड हमने बनाया, 3 डिफरेंट हाइब्रिड है और इस हाइब्रिड को देख के हम बता सकते हैं कि आप देख सकते हैं ए जो जीन है किस पर लोकेटेड है। तो ए जीन जो लोकेटेड है हम देख कह सकते हैं कि क्रोमोजोम्स 4 पर ये लोकेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप फिनोटाइप दिखा रहा है और ये क्या है, ये दोनों में नहीं दिखा रहा है। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बी किस पर लोकेटेड है, इस पर लोकेटेड है और ये सी किस पर लोकेटेड है, तो ये 7 नंबर क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हो सकते हैं। ये डिफरेंट हाइब्रिड्स हैं और ये इस तरीके से ए इसमें ए फिनोटाइप आ रहा है, बी फिनोटाइप आ रहा है और सी फिनोटाइप आ रहा है और देख रहे हैं कि सिर्फ ये ही मौजूद है। तो आप देख सकते हैं सोमेटिक हाइब्रिडेशन मैपिंग या डिलीशन मैपिंग काफी महत्वपूर्ण है और सवाल इससे पूछे जाते हैं। आइए यह जो सवाल है आरएनए पॉलीमरेज, जो काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या आरएनए पॉलीमरेज क्या ट्रांसक्राइब करता है। तो ये क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए को क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। और अगर आप इस जानते हैं तो काफी सिंपल सवाल है और कंसिस्टेंट पूछे जाने वाला सवाल है। पिछले सालों में 2-4 पूछा गया कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड क्या ट्रांसक्राइब्स करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैसेंजर आरएनए और एसआईआरएनए क्या करता है या माइक्रो आरएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है। और ये भी सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाता है सवाल में कि ये माइक्रो आरएनए और एसआईआरएनए क्या होते हैं। इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि एसआईआरएनए, माइक्रो आरएनए, एसएचआरएनए क्या है। लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है इस बात पर। तो ध्यान रखना है कि डिफरेंट तरह के आरएनए पॉलीमरेज के काम क्या हैं और ये अगर आप जानते तो आपका आंसर बिल्कुल सही होता। अब देखिए सैंगर मेथड काफी क्लासिकल पॉइंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और इसको कभी कभी हम लोग डाइडिडॉक्सी मेथड के नाम से जानते हैं, चैन टर्मिनेशन से नाम से जानते हैं। और इससे भी सवाल पूछा गया था कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको आइडिया रहता कि भाई उसमें हम लोग क्या लेते हैं, टम्पलेट को लेते हैं, साथ साथ में डीएनटीपी को लेते हैं और डीएनटीपी के साथ साथ हम लोग क्या लेते हैं, लिमिटेड अमाउंट में क्या लेते हैं, डाइडिडॉक्सी मतलब न्यूक्लियोटाइड लेते हैं ताकि चैन हमारा टर्मिनेट कर जाए। चैन टर्मिनेट कर जाएगा तो क्या उसको हम लोग उसको देख सकते हैं, वो रिएक्शन में क्या है वहां पर टर्मिनेट करने के बाद उसको जेल पर हम लोग देख सकते हैं। अगर इसका आप इसके बारे में डिटेल देखना चाहते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लासेस को आप देख सकते हैं वीडियो में, यूट्यूब वीडियो पर ये सैंगर मेथड सीक्वेंसिंग का काफी डिटेल में बताया गया है और ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है डाइडिडॉक्सी सेंगर मेथड। ठीक है, आइए हम लोग और देखते हैं। यह सवाल होमोलोगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन के बारे में पूछा गया था और ये काफी सिंपल था, आप चाहते तो इसको बना सकते थे और यह तो बच्चे +2 के बच्चे बना सकते हैं इसको। और उसमें उदाहरण दिया गया था, जैसे आप देखिए डॉल्फिन, डॉग, ह्यूमन, हॉर्स, बैट, ये सब क्या होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक उसी तरीके से पटेटो, स्वीट पोटैटो क्या एनालोगस ऑर्गन है। एनालोगस मतलब सिमिलर फंक्शन डिफरेंट ओरिजिन। जैसे पोटैटो तो क्या है, स्टेम है और स्वीट पोटैटो जबकि क्या है, रूट है। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज पर्पस के काम में आते हैं। ठीक उसी तरीके से विंग ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बैट, विंग ऑफ बटरफ्लाई, ये भी जो है एनालोगस ऑर्गन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल था और अगर आप चाहते तो इसको बना सकते थे। ठीक उसी तरीके से एक सवाल जो पूछा गया था ग्लोबल वार्मिंग में के बारे में सवाल पूछा गया था। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा आप खूब जानते हैं अच्छी तरीके से कि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी जो भी ग्लेशियर्स के जो मतलब आइस है वो मेल्ट कर जाएंगे, समुद्र का जो लेवल है कोस्टल एरिया में फ्लड आ जाएगा, साथ साथ क्या होगा, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा, फॉरेस्ट सिटी जो भी है उसमें ट्रबल होगा, नए पेस्ट्स आ सकते हैं और अल्टीमेटली क्या होगा, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन होगा और क्या करेगा, जो भी एनिमल और प्लांट स्पीसीज जो एक्सटिंक्शन की ओर
बढ़ सकते हैं। तो ये काफी सिंपल और सरल सवाल था। अब देखिए ये दो पॉइंट देखते हैं, सुक्रोज एंड स्टार्च सिंथेसिस। ये सवाल भी पूछा जाता है और कंसिस्टेंट यहाँ से पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। पास्ट में पूछा गया था कि सुक्रोज और स्टार्च का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो स्टार्च का सिंथेसिस स्टार्च का सिंथेसिस आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि सुक्रोज का सिंथेसिस क्या होता है, साइटोसोल में आता है। और इस बार जो पूछा गया था कि सुक्रोज का सिंथेसिस, हांसू ने बताया था कि सुक्रोज के सिंथेसिस के बारे में पूछा गया था किससे होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ये फास्फेट है, ट्राइओज फास्फेट जो है ट्रांसपोर्टर के थ्रू आते हैं और फर्दर क्या है, कैस्केड रिएक्शन के थ्रू फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होकर सुक्रोज बनते हैं। तो ये ध्यान रखते हैं, अगर सुक्रोज का सिंथेसिस और स्टार्च का सिंथेसिस कैसे होता है, इस पाथवे के बारे में हमने अलग से वीडियो बनाया है जो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स काफी महत्वपूर्ण है और ऐसा नहीं कि ये पहली बार सवाल पूछा जा रहा है। अगर आप सीएसआर की तैयारी करते हैं तो आपको ये जानना ही चाहिए कि इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या है। 5 6 7 सवाल तो मतलब 5 6 7 सवाल अभी तो हमने देखा है कि मतलब डायरेक्ट पॉइंट से पूछा गया है। मैंने इसके अलग से वीडियो भी बनाया है इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स से। आप इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स जेके बायोलॉजी करके सर्च कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसको वहां पर बनाया है, पहले इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स के बारे में बताया है और फिर उससे संबंधित जो पास्ट में क्या सवाल पूछे गए हैं उसको भी मैंने सोल्व किया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मतलब उसको देख रहे हैं क्या कि ये क्या करता है, शॉर्ट शूट। जैसे कि कोई भी स्ट्रेस होता है तो प्लांट क्या होते हैं, शॉर्ट शूट हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं शूट, और लैटरल रूट ग्रोथ होने लगता है। तो ये इथिलीन ट्रिपल रिस्पॉन्स है, क्योंकि इथिलीन के इफेक्ट के फॉर्म में ये 3 रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। और ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ था तो आप इसको बना सकते थे। अगर आपने बनाया होगा तो अच्छी बात है, अपना कमेंट में लिखिए और मैं कुछ और सवाल को डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद में आपके कटअप के बारे में काफी डिटेल तरीके से उसके डिस्कस करेंगे। लिपिड रैफ्ट से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ था और ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक है। लिपिड रैफ्ट के बारे में आप जानते हैं कि लिपिड रैफ्ट जो है बेसिकली मेजर जो कंपोनेंट होते हैं लिपिड रैफ्ट का, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, स्पिंगोलिपिड होते हैं। ये पास्ट में सवाल डायरेक्ट पूछा गया था कि लिपिड रैफ्ट में कौन कौन से लिपिड पाए जाते हैं। तो क्या है, स्पिंगोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल। इस बार भी यही था। और फास्फोलिपिड जो मेजर क्या पूरे मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। तो पूछा गया था कौन सा लिपिड नहीं पाया जाता था, जो कि हमें सुमेंद्र ने बताया। तो एक उसने ऑप्शन बताया था फास्फोडाइस्टीरीन, तो बिल्कुल हमें लगता है कि वो सही आंसर है, क्योंकि पूछ क्या रहा था कि इनकरेक्ट जो कि नहीं पाया जाता। साथ साथ आपको ये जानना चाहिए कि लिपिड रैफ्ट का जो काम क्या है, ये रेगुलेट करता है न्यूरोट्रांसमिशन, रिसेप्टर ट्रैफिकिंग के काम में भी इन्वॉल्व्ड होता है। और ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट से दो सवाल इस बार पूछे गए थे। संभवी ने हमें बताया था कि 2 सवाल क्या थे। पहले एक सवाल था बैकवर्ड, मतलब इंजेक्ट करते हैं पोस्टीरियर एंड पर तो क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में जनरली जो बैकवर्ड मैसेंजर आरएनए का जो मार्फोजीन्स है उसका जो एक्सप्रेशन होता है एंटीरियर एंड पर होता है नॉर्मल अवस्था में। लेकिन अगर आप इसी को इंजेक्ट कर देंगे पोस्टीरियर एंड पर तो क्या होगा, पोस्टीरियर एंड पर भी हेड का फॉर्मेशन होगा। अगर आपने ऐसा लिखा है तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सही होगा। एक और सवाल था कि बैकवर्ड म्यूटेंट है तो उसमें क्या होगा। इस तरीके से 2 सवाल आया हुआ था। तो उसमें क्या है, नो हेड और थोरेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि बैकवर्ड जो है एमआरएनए 2 काम में इन्वॉल्व होते हैं, हेड के काम में इन्वॉल्व होते हैं, साथ साथ थोरेक्स के काम में, थोरेक्स फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 सवाल डेवलपमेंट से, डायरेक्ट ड्रोसोफिला डेवलपमेंट से आया था। अगर आप इसको जानते हैं तो आप आसानी से बना सकते थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं था, कंसिस्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन। आइए लोटका भुटका मॉडल, जिसको वोल्टेरा मॉडल के बारे में ये सवाल काफी कंसिस्टेंट पूछा जाता है। 4 5 बार सीएसआईआर में पूछे गए हैं। मैं उतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि लोटका भोटका मॉडल कहता क्या है। यह एक कंपटीशन मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है कि क्या आउटकम निकलेगा जब 2 स्पीसीज ओवर इकोलॉजिकल टाइम में क्या रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, और कैसे एक स्पीसीज कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देगा अनदर स्पीसीज को। इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, आप इसको पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अगला सवाल को हम लोग लेते हैं जो पूछा गया था, ये मूवमेंट ऑफ सॉलिड एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। ये भी काफी क्लासिकल सवाल है, ऐसा नहीं कि कोई नया सवाल है।
यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। 2 साल पहले सेम सवाल पूछा गया था एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में कि कैसे। तो नॉर्मली, और ये जो सवाल बताया है बड़ोदरा के एक मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, उन्होंने बताया, मैसेज किया कि सर ये सवाल भी पूछा गया था, विकास कुमार गुप्ता ने हमें बताया था, मैसेज किए थे। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है, तो दो तरीके से सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट होता है। पहला एपोप्लास्ट, मतलब कि अंदर में कोई भी साइटोप्लाज्म में नहीं जाते हैं, उसको हम लोग एपोप्लास्ट कहते हैं। और जो साइटोप्लाज्म के थ्रू भी मूवमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्प्लास्ट कहते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। और ये भी क्या क्या सवाल पास्ट में पूछे गए, जैसे कैस्प्रिन हिस्ट्री, कैस्प्रिन हिस्ट्री जो है इंडोडर्मिस में पाया जाता है, डायरेक्ट सवाल पूछा गया था यहाँ से। साथ साथ ये भी पूछा गया था कि एपोप्लास्ट जो है क्या, जो पाथवे है अल्टीमेटली क्या है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है, क्योंकि कैस्प्रिन हिस्ट्री क्या होता है, इसको रोक देता है, इससे आगे इसको नहीं बढ़ने देता है। अल्टीमेटली इंडोडर्मिस पेरीसर्किल के थ्रू आगे बढ़ते हुए सॉल्यूट अपना प्लांट में जाते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए सी उर्चिन फर्टिलाइजेशन, ये भी डेवलपमेंट बायोलॉजी का काफी सिंपल सवाल है और पूछा गया था कि, तो अगर आप जानते हैं तो सी उर्चिन फर्टिलाइजेशन को पढ़ा है आपने तो आपको इसको जानकारी होगी और बना सकते थे। काफी सिंपल सवाल था और कंसिस्टेंट इससे सवाल पूछे जाते हैं। क्या सवाल पूछे जाते हैं, पहला तो फर्टिलाइजेशन की स्पेसिफिसिटी कैसे होती है, या दूसरा कि मान लो दो स्पर्म फर्टिलाइज ना हो तो पॉलीस्पर्मी ना बने तो उसके लिए क्या कैसे मैकेनिज्म है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपने देखा कि कैसे जो स्पर्म जेली लेयर से मतलब क्या बाइंड करते हैं, एक्रोसोम्स रिएक्शन होता है, डाइजेशन ऑफ जेली लेयर होता है। और एक प्रोटीन है जो बिंडिन प्रोटीन, अगर आपको ध्यान रहता तो सवाल बना पाते। इसी प्रोटीन के बारे में कुछ पूछा गया था कि बिंडिन प्रोटीन सी उर्चिन स्पर्म पर मतलब क्या काम है, तो रिस्पॉन्सिबल है, एडहेशन की तरह काम करता है स्पर्म के क्रोमोसोम प्रोसेस को, विटलाइन लेयर को ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और साथ साथ स्पेसिफिसिटी को भी प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिसिटी जिस पर ये इसके रिसेप्टर मौजूद होते हैं और ये प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो यह क्या एक तरह का स्पेसिफिसिटी देता है। और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो काफी स्पेसिफिक होना जरूरी है। तो ये बेसिकली बिंडिन प्रोटीन और इसके रिसेप्टर जो मौजूद होते हैं तो आसानी से क्या स्पेसिफिसिटी को प्रोवाइड करते हो। सवाल काफी सिंपल था, आप बना सकते थे इसको। अगला जो सवाल जो है कैंसर और उसके मार्कर्स है, यह टॉपिक काफी सिंपल है और कंसिस्टेंट डायरेक्ट सवाल मार्कर से पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि ड्रग डाल के आप क्या इफेक्ट को देखते हैं, तो नॉर्मल यहाँ देखते हैं क्या कि आपको डालना चाहिए कि साइक्लिन डी क्या है, ट्विस्ट क्या है, P53 क्या है, प्रैप क्या है, सोनी जो सिग्नलिंग पाथवे का जो मॉलिक्यूल है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो है, उसका क्या क्या रोल है और कैसे ये काम करते हैं। जैसे साइक्लिन कैंसर की बात करें तो कैंसर में साइक्लिन डी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, ट्रांसक्रिप्शन जो ट्विस्ट है ये भी बढ़ा रहता है, और बीजीएफ जो ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, जो जेनेसिस में रोल प्ले करता है, ये भी क्या होता है बढ़ा रहता है। जबकि P53 रिप्रेसर है, ट्रांसक्रिप्शन सप्रेसर प्रोटीन है, इसलिए ये क्या होता है घटा हुआ रहता है। तो इस बात को ध्यान रखते तो आप इस सवाल को आसानी से बना सकते थे। ऐसे इसके डिटेल वीडियो के लिए आप कैंसर एंड मार्कर और जेके बायोलॉजी क्लास में क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक तरीके से गूगल में सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, जो स्पेसिफिक CSIR के लिए ही वो वीडियो बनाया गया है। साथ साथ आइए हम लोग कटअप के बारे में कुछ बात करते हैं। सारे स्थितियां को देखने के बाद मैंने बहुत स्टूडेंट से बात किया है और जिस तरीके से लगता है, क्या मेरा अपना ओपिनियन है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आप सहमत हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। पहली बात, देखा गया इस बार के सवाल में कि जो सेक्शन बी का जो पार्ट था थोड़ा कंपैरेटिवली सेक्शन सी से शिफ्ट हुआ है और वो डायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन था, और पहले भी डायरेक्ट टाइप का रहता था लेकिन उस टॉपिक से डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। और एक्सप्लेनेशन के लिए सेक्शन पार्ट सी में कुछ नए पॉइंट को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जो कहीं से पढ़ते हैं या कहीं से एसोसिएटेड हैं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, नए स्टूडेंट के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि उनको मालूम ही नहीं होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बट एनीवे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कटअप जो अनरिजर्व के लिए क्वेश्चन के बारे में हम कह सकते हैं कि ऑल टुगेदर ऐसा नहीं कह सकते बहुत इजी था, और ऐसा ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत हार्ड था। मैं तो इतना ही कहूंगा कि देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार भी पूछे गए हैं, अगर बच्चे को जानकारी है क्या क्या टॉपिक से पूछे जाते हैं
तो डेफिनेटली उनके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। सेल्फ स्टडी से थोड़ा सा बेटर अप्रोच होता है कि अगर आपको जानकारी हो कि कौन सा टॉपिक से क्या सवाल पूछा जा रहा है। तो ऑल टुगेदर इन बातों का ध्यान रखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं मिनिमम 50 से 60% क्या होना चाहिए जीआरएफ ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए। 60% 55 है तो आप क्या है अपने श्योर पार्ट में है, और 50 और थोड़ा थोड़ा सा लेस है तो आप जीआरएफ के लिए क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। 50 60 है तो आप श्योर रह सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 46 से 50% और ओबीसी के लिए 44 टू 48 जनरली, और एससी एसटी के लिए 36 से 40% और एसटी के लिए 30 टू 33% और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 23 से 27% या 25% एवरेज जो हम इसको बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा कैटेगरी लेक्चरशिप के लिए, तो इन जनरल लेक्चरशिप में क्या होता है कि 3 से 4% ऑन एवरेज क्या होता है, कम होता है। तो हम लोग इसको मानते हैं कि खास करके ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए कम से कम अबाउट 49 से 45% तक आपको होना चाहिए। 49 के करीब है तो आप कर सकते हैं, आप लेक्चरशिप के लिए सेफ साइड में हैं। ठीक उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो करीब 42 टू 46% आपको इन बिटवीन है तो आपका ठीक है। ओबीसी के लिए 40 टू 45%। ठीक उसी तरीके से एससी एसटी के लिए अगर 35% आप इसके मतलब आ रहा है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि कम से कम मैं तो नेट क्वालिफाई कर जाऊंगा। एसटी के लिए अबाउट 30% मिनिमम जो इतना कम से कम रहना चाहिए, और पीडब्ल्यू के लिए 7%। मैं एक और बात आप लोग से शेयर करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ अगर आप जेके बायोलॉजी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन बैच के लिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा, दिखेगा, और आप उसको मैसेज कर सकते हैं और कोई भी जानकारी के लिए अगर बेहिचक पूछ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको फीडबैक मिल जाता है किस तरीके से तैयारी करना है तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए, थैंक वंस मोर।